हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। वेलकम टू टीच टू लर्न बाय भूमि सर। आइए आज हम गणित पेडागोजी के महत्वपूर्ण टॉपिक करने वाले हैं, जिसमें हम फर्स्ट पेपर को कवर करने वाले हैं, जिसमें 15 नंबर के गणित पेडागोजी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज का वैन हिले जी का महत्वपूर्ण सिद्धांत पढ़ेंगे, जिसने ने जियोमेट्रिक थिंकिंग थ्योरी दिया था। ठीक है, आगे जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके बाद हम देखेंगे आज वैन हिले के ज्यामिति स्तर सिद्धांत देखेंगे। जो चित्र में दिखाई दे रहा होगा वो कौन है, वैन हिले है। ठीक है, इन्होंने ज्यामिति स्तर सिद्धांत के अनुसार क्या कहा है, क्या बोला गया है, कौन कौन से लेवल दिया है, कौन कौन सी स्तर बताया है, उसे सब चीज़ देखेंगे। ठीक है, आइए इसके बारे में देखते हैं। ज्यामिति स्तर सिद्धांत को देखते हैं। इसी सिद्धांत को इन्होंने बताया था। इसमें क्या किया था कि जो बच्चों का जियोमेट्री को किस प्रकार सीखते हैं, इसके लिए उन्होंने क्या 5 स्टेज दिया है। किसने 5 स्टेज दिया है? वैन हिले जी ने 5 स्टेज दिया है। ठीक है, जिसमें पहला स्टेज कौन सा है? लेवल 0। कौन सा है? लेवल 0 क्या है? चक्षु किरण है। ठीक है, इस क्या बोलते हैं? विजुअलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, इसमें बच्चे चीज़ों को सिर्फ जानते हैं, उन्हें देखकर उनके इमेज बना लेते हैं। इमेज बच्चा आकृतियों की दिखावट के अकॉर्डिंग उसका क्लासिफिकेशन करता है। जैसे हम बिस्कुट बोले, ठीक है, बिस्कुट बोले तो इस तरह के अपने माइंड में चित्र बनाया। अब रोटी बोले तो इस तरह से इमेज बनाया। ठीक है, अपने माइंड में इस तरह इसके अकॉर्डिंग क्या बनाया, चित्र बनाया और क्लासिफिकेशन किया कि बिस्कुट इस तरह दिखता है और रोटी इस तरह दिखता है। ठीक है, आगे हम सेकंड लेवल देखते हैं, सेकंड स्टेज देखते हैं। वो क्या है? सेकंड स्टेज लेवल 1 है। ठीक है, लेवल वन में क्या है? विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं। ठीक है, इसमें बच्चा चीज़ों को जियोमेट्रिकल नाम से जानना शुरू कर देता है। जैसे हम रोटी बोले तो क्या बोलेगा? सर्कुलर बोलेगा। ठीक है, वृत्त बोलेंगे। ठीक है, उसी तरह बिस्कुट बोल दिए तो बिस्कुट जियोमेट्रिकल कैसा होता है? रेक्टेंगल होता है। ठीक है, कैसा होता है? रेक्टेंगल होता है। ठीक है, इसके बाद हम तीसरा स्टेज देखते हैं, तीसरा लेवल देखते हैं। तीसरा स्टेज क्या है? लेवल 2 है। ठीक है, अनौपचारिक निगमन, इनफॉर्मल डिडक्शन। ठीक, इसमें क्या करता है? इसमें बच्चा आकृतियों के बीच रिलेशन बनाना स्टार्ट कर देता है उनकी सिमिलैरिटी के बेस पर। जैसे कि स्क्वायर इस तरह दिखता है, स्क्वायर इस तरह दिखता है और रेक्टेंगल इस तरह दिखता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे फोर्थ स्टेज देखते हैं। फोर्थ स्टेज क्या है? लेवल 3 है, जिसमें अनौपचारिक बोल होते हैं। ठीक है, फॉर्मल होते हैं। इसमें क्या करता है बच्चा? इसमें बच्चा आकृतियों के फॉर्मूले ढूंढने लगते हैं। इसके बाद हम देखेंगे पांचवा, देखेंगे पांचवा स्टेज क्या है। वेल हिले के अनुसार क्या है? लेवल 4 है, दृढ़ता। ठीक है, रिजिड। इसमें क्या करता है? इसमें बच्चा अपने जियोमेट्रिक चिंतन के अकॉर्डिंग खुद से चीज़ों को बनाता है। ठीक है, जो भी करेगा अपने से करेगा। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे गणित की प्रकृति देखेंगे, नेचर देखते हैं मैथमेटिक्स का। तो क्या कैसा होता है नेचर, कैसा होता है उनका? गणित में संख्याएं, स्थान, दिशा और मापन या मापतौल का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। ठीक है, सेकंड क्या है? गणित विज्ञान की क्रमबद्ध संगठित एवं यथार्थ शाखा है। गणित विज्ञान अमूर्त रूप है। ठीक है, अमूर्त रूप मतलब क्या है? जो दिखाई नहीं देता। ठीक है, गणित तार्किक विचारों का विज्ञान है। गणित अज्ञानात्मक तथा प्रयोगी विज्ञान है। गणित से ज्ञान का आधार हमारी ज्ञान इंद्रिय है। गणित के नियम, सिद्धांत, सूत्र सभी स्थानों का पर एक समान होते हैं।
जिससे उसकी सत्यता की जांच किसी भी समय और किसी स्थान पर भी किया जा सकती है। ठीक है। गणित विज्ञान का उपयोग विज्ञान की विभिन्न शाखाओं भौतिक, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान तथा अन्य विषयों के अध्ययन में भी किया जाता है। ठीक। गणित विज्ञान के अध्ययन के आगमन, निगमन तथा सामान्यीकरण की योग्यता विकसित होती है। किससे होती है? गणित अध्ययन से। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे गणित की तर्क शक्ति देखते हैं, लॉजिक पावर ऑफ मैथमेटिक्स देखते हैं, जिसमें गणित में तार्किकता की प्रक्रिया कैसे होती है हम वो देखेंगे। ठीक है। कैसी होती है गणित में तार्किकता की प्रक्रिया कैसे होती है, कैसे तर्क करते हैं हम लोग, तर्क शक्ति कैसे बढ़ाते हैं, जैसे अनुमान लगाकर। ठीक है। सामान्यीकरण करके विशिष्ट स्थिति में और परिकल्पना और परिणाम के माध्यम से हमारी तर्क शक्ति वैसी होती है, बढ़ती जाती है। ठीक है। इसके बाद हम गणित के भाषा देखेंगे। नेक्स्ट क्या है? गणित की भाषा। ठीक है, कि गणित की भाषा कैसी होती है। तो गणित की भाषा कैसी होती है? गणित की भाषा अंतर्राष्ट्रीय एवं सार्वभौमिक होती है, सबके लिए होती है। ठीक है। यह क्रमबद्ध तथा वैज्ञानिक भाषा है। यह संकेतात्मक एवं चित्रात्मक होती है। ठीक है। अब तो गणित को हम बिना संकेत के, बिना चित्र के समझ नहीं सकते, तो ये क्या होती है? संकेतात्मक होती है और चित्रात्मक भी होती है। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि मतलब बहुत सारे वैज्ञानिक आए और गणित को परिभाषित करते गए। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि गैलीलियो के अनुसार देखेंगे। ठीक है, कि गैलीलियो ने गणित को क्या बोला है। ठीक है। गणित की परिभाषा किस तरह की है, कैसे की है। ठीक है। तो गैलीलियो के अनुसार कैसा है? गणित एक ऐसी भाषा है जिससे परमात्मा ने संपूर्ण ब्रह्मांड की स्थापना की है। ठीक है। किसके अनुसार है? गैलीलियो के अनुसार। ऐसा भी है कि मतलब सीटेट है, सीजीटेट में इस तरह की भी क्वेश्चन पूछ देता है कि जैसे गणित को परिभाषित कीजिए, किसने किया, ऐसे करके ऑप्शन दे देगा और जो दिया है, क्या दिया है, परिभाषा दिया है, उनको दे देगा। तो आप इसे ध्यान से सुनिएगा और समझ नहीं आएगा तो एक बार इस वीडियो को और देखिएगा। ठीक है। तो नेपोलियन के अनुसार देखेंगे गणित का परिभाषा है जो किस तरह परिभाषित किया है। ठीक है। तो नेपोलियन के अनुसार क्या है? गणित की उन्नति में ही सबकी उन्नति है। ठीक है। इसके बाद हब्स के अनुसार क्या है? गणित एक पत्थर के समान विषय है जिस पर पत्थर औजारों को तीव्र करता है, ठीक वैसे ही गणित मस्तिष्क को तीव्र करता है। ठीक है। हब्स के अनुसार। प्लेटो के अनुसार क्या है? गणित मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करती है जिससे सोई हुई आत्मा चेतन और जागृत अवस्था में आती है। ठीक है। डेटन के अनुसार क्या है? गणित तर्कसम्मत विचार है। क्या है? तर्कसम्मत विचार है। ठीक है। जॉन लॉक के अनुसार क्या है? गणित वह मार्ग है, मार्ग लिख लेना, वह मार्ग है जो बच्चों के मन मस्तिष्क में तर्क की आदत पैदा करती है। ठीक है। मार्शल स्टोन के अनुसार क्या है? अमूर्त व्यवस्था को मूर्त रूप देना गणित है। अब गॉस के अनुसार देखेंगे गणित क्या है? गणित विज्ञान की रानी है। अब रोजर बेकन के अनुसार क्या है? गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार एवं क्या है? कुंजी है, ताला ही है। ठीक है, चाबी है। होगबेन के अनुसार क्या है? गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। ठीक है। आइए इसके बाद हम देखेंगे निदानात्मक और उपचारात्मक देखेंगे। ठीक है, किस तरह निदानात्मक शिक्षण होता है, किस तरह उपचारात्मक शिक्षण होता है, उसे देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं निदानात्मक शिक्षण देखेंगे। ठीक है। निदान का अर्थ होता है कारण जानना, यानी इसमें बच्चों की असफलता, कमियां, कठिनाइयां को पता लगाया जाता है। ठीक है। उसी तरह उपचारात्मक शिक्षण में क्या करते हैं? बच्चों की कमियों को पता लगाने के बाद क्या करता है? उनके समस्या समाधान करते हैं, फिर दोबारा से शिक्षण करवाना रिमीडियल कहलाता है, उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। ठीक है। हम इसी में देखेंगे समुदाय गणित देखते हैं। ठीक है। कम्युनिटी मैथमेटिक्स देखते हैं कि समाज से
गणित कैसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो समाज के प्रत्येक वर्ग के लोगों में को गणित के ज्ञान की आवश्यकता होती है। हमारे समाज में प्रत्येक व्यक्ति जो अपने जीविका का काम करते हैं, ठीक है, तथा आए हुए हो वह करता है, उसे किसी न किसी रूप में गणित विज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, सही बात है भाई। जैसे हम दुकान जाते हैं तो दुकान वालों को जैसे कोई सामान लिए तो काउंट करके क्या किनका उपयोग करें, गणित का उपयोग किए। कस्टमर गए, वो भी कितना खर्चा हुआ, क्या कि सामान का कितने रुपया हुआ, तो अपने माइंड में जोड़ेगा इतना इतना हुआ, तो वो भी गणित का उपयोग कर रहा है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे सामाजिक जीवन जीने के लिए गणित के ज्ञान की आध्यात्मिक आवश्यकता होती है। समाज में होने वाले सभी प्रकार के लेन देन, व्यापार, वाणिज्य, उद्योग, सेवाओं आदि सभी गणित पर निर्भर होते हैं। ठीक है, और समाज की उन्नति उचित ढंग से समझाने के लिए, समाज की प्रगति को रास्ते में चलाने के लिए गणित की मुख्य भूमिका होती है। ठीक है, अब इनका औपचारिक मूल्यांकन देखते हैं। औपचारिक मूल्यांकन देखेंगे, औपचारिक मूल्यांकन कैसे करते हैं। यह मूल्यांकन वह तरीका है जिसमें क्या करते हैं, अध्यापक या प्रेक्षणकर्ता द्वारा छात्रों को सीखने की प्रगति को समय समय पर लिखित या मौखिक रूप में मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, इसमें विद्यार्थियों को पता रहता है कि उनका मूल्यांकन किया जा रहा है, और इस प्रकार के मूल्यांकन मुख्यतः छात्र की शैक्षिक उपलब्धियों तथा क्या ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, औपचारिक मूल्यांकन की प्रमुख विधियाँ देखेंगे हम, किस तरह कौन कौन से विधि अपनाते हैं, किस तरह अपनाते हैं, औपचारिक मूल्यांकन कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या देखते हैं, जांच सूची चेक लिस्ट देखते हैं। ठीक है, क्या देखते हैं, जांच सूची चेक लिस्ट देखते हैं। जांच सूची में कुछ कथन दिए होते हैं, उनका जनों के संबंध में बालक को हाँ या नहीं में उत्तर देना होता है। इसमें प्रश्नों का कथन बहुत ही स्पष्ट होते हैं। ठीक है, इसी तरह क्या है, प्रश्नावली है। प्रश्नावली, इसमें विद्यार्थियों को छुपी हुई प्रश्नों को एक सूची दे दी जाती है, जिन पर वह अपने उत्तर लिखकर अध्यापक को वापस कर देते हैं। ठीक है, उसी तरह प्रदत्त कार्य असाइनमेंट कैसे करते हैं, असाइनमेंट देते हैं। ठीक है, छात्रों को अध्यापक द्वारा किसी विशेष विषय पर प्रदत्त कार्य दे दिए जाते हैं। उसमें इस विषय से संबंधित महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल किया जाता है, और इस काम को पूरा करने के लिए छात्रों को समय दिया जाता है, और वह इस घर पर रखते हुए भी कर सकते हैं। ठीक है, वह कैसे कर सकते हैं, घर पर भी कर सकते हैं, और वह जहाँ स्कूल है वहाँ भी कर सकते हैं। ठीक है, लिखित परीक्षा है, उसके बाद आगे विधियाँ देखेंगे। औपचारिक मूल्यांकन की विधियाँ देखते हैं, जिसमें लिखित परीक्षाओं द्वारा भी करते हैं। ठीक है, लिखित परीक्षाएं, इन परीक्षाओं में निवेदन, निबंधात्मक प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न मुख्य है। ठीक है, निम्न निबंधात्मक परीक्षा में छात्र को विस्तार पूर्वक उत्तर लिखने होते हैं, जबकि वस्तुनिष्ठ परीक्षा में सरल एवं संक्षिप्त उत्तर लिखे होते हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षा दो प्रकार की होती है, पहले प्रमाणित, जिनमें समान स्तर पहले से स्थापित होते हैं, तथा दूसरे अध्यापक निर्मित, जिनमें प्रश्नों का निर्माण शिक्षक चयन करता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे, लास्ट देखते हैं मौखिक परीक्षा देखते हैं। ठीक है, औपचारिक मूल्यांकन की विधि का लास्ट विधि देखते हैं, मौखिक परीक्षा द्वारा। ठीक है, इनमें क्या होता है, इनमें परीक्षाओं में मौखिक प्रश्न, वाद विवाद, जैसे क्या करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, नाटक प्रदर्शन करते हैं आदि द्वारा सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, इसके बाद अनौपचारिक मूल्यांकन देखेंगे। अनौपचारिक मूल्यांकन कैसा होता है, अनौपचारिक मूल्यांकन क्या है, अनौपचारिक मूल्यांकन में छात्रों को मूल्यांकन अध्यापक, इसमें क्या करते हैं, छात्रों का भी मूल्यांकन करते हैं और अध्यापक का मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, इसके द्वारा क्या करते हैं कि बिना जानकारी के, इसे बिना मतलब उनकी जानकारी के, जो छात्र है वो उनको भी पता नहीं होता, अध्यापक है उनको भी पता नहीं होता। ठीक है, अनौपचारिक रूप से मूल्यांकन किए जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, अनौपचारिक मूल्यांकन बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, जो छात्रों के गुणात्मक मूल्यांकन किए जाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, छात्रों का क्या किया जाता है, गुणात्मक मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, आइए
अनौपचारिक है। ठीक है, ये क्या है? अनौपचारिक है। अनौपचारिक मूल्यांकन की प्रमुख विधियाँ देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या है? अवलोकन एवं निरीक्षण है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं? इस विधि में छोटे बच्चों पर अपनाई जाती है। इसमें अध्यापक बच्चों की गतिविधियों को देखते हुए उनका अवलोकन करते हैं। इस तकनीक का उपयोग बालक का योग्यता और व्यवहारों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं दूसरा संवाद है। ठीक है, इस विधि में क्या करते हैं? इस विधि में बच्चों के आपस में किसी भी विषय पर संवाद वाद विवाद कराया जाता है। इसमें आपस में एक दूसरे के प्रति व्यवहार का पता चलता है। ठीक है, इसके बाद तीसरा क्या है? तीसरा विधि है अभिलेख है। ठीक है, अभिलेख में छात्रों के संबंधित विशेष घटनाओं को अंकित किया जाता है, जिनके द्वारा अध्यापक को उनकी संवेगात्मक व्यवहार के बारे में पता चलता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे गणित में शिक्षण की समस्याएं, कौन कौन सी समस्याएं होती है उन्हें देखेंगे। ठीक है, टीचिंग प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स देखते हैं किस तरह से प्रॉब्लम आती है मैथमेटिक्स समझने में उनके शिक्षण में। तो सबसे पहला क्या है? छात्रों का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य है। सही बात है भाई, अब छात्रों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य रहेगा तब गणित सीख पाएगा। इसी तरह क्या है? प्राथमिक स्तर पर बच्चों या छात्रों का गणित में कमजोर होना। ठीक है, तीसरा प्रॉब्लम क्या है? गणित शिक्षण के लिए उचित वातावरण न होना। ठीक, इसके बाद चौथा देखेंगे। चौथा प्रॉब्लम क्या है? जो पाठ्यक्रम की संरचना है उनकी समस्या। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे शिक्षक का व्यवहार। ठीक है, कि शिक्षक का व्यवहार भी सही होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? ताकि शिक्षक सही व्यवहार कर रहा है तो बच्चों को सीखने में बहुत ही आसानी होगा। ठीक है, अध्यापक का संबंधित विषय का सही ज्ञान न होना। ठीक है, जैसे अध्यापक को ज्ञान नहीं है तो वो बच्चे लोगों को क्या गलत ही पढ़ाएगा। तो क्या होना चाहिए? जो अध्यापक होता है उनको गणित के विषय में उनको सही जानकारी होनी चाहिए, उनका अच्छा ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, ताकि इस जो शिक्षण है, गणित की शिक्षण है, उनकी जो समस्या होती है वो दूर हो सके। ठीक है, अब लास्ट देखते हैं। लास्ट क्या है? उचित शिक्षण विधि का उपयोग। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे त्रुटि विश्लेषण देखेंगे। क्या देखना है? त्रुटि विश्लेषण देखेंगे। ठीक है, कि त्रुटि जब हमसे गलतियां होती हैं, हमसे त्रुटियां होती है तो क्या होता है। ठीक है, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं सीटेट में, तो इसे भी अच्छे से देखिएगा। इसमें क्या होता है? छात्रों की अधिगम संबंधित कठिनाइयां या त्रुटि का पता लगाकर उसके कारणों की खोज करना क्या है? त्रुटि विश्लेषण है। ठीक है, इसमें सबसे पहला देखेंगे गणित शिक्षण में त्रुटियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि इन्हीं से बच्चे सीखते हैं। ठीक है, जब बच्चे गलतियां करेंगे तब उसी से सीखेंगे। ठीक है, गणित में त्रुटियां तथ्यात्मक एवं क्रियात्मक हो सकती है। सही बात है भाई, त्रुटियां बच्चों द्वारा प्राप्त अंकों के बारे में प्रतिक्रिया प्रदान करती है। ठीक है, अब देखेंगे त्रुटियों का प्रकार देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे? त्रुटियों का प्रकार देखेंगे कि किस तरह त्रुटियां होती है। ठीक है, सबसे पहला देखते हैं लापरवाह त्रुटियां। ठीक है, कौन सा त्रुटि? लापरवाह त्रुटि। ठीक है, सेकंड क्या है? कम्युनिकेशनल त्रुटियां। ठीक है, तीसरा क्या है? व्यक्तिगत त्रुटियां, और चौथा क्या है? अवधारणात्मक त्रुटियां। ठीक, अब इसके बाद हम देखेंगे सांख्यिकी देखते हैं। ठीक है, स्टैटिक्स देते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है? ये क्या है होते हैं? सांख्यिकी क्या होता है? संख्यात्मक आंकड़ों को व्यवस्थित अध्ययन सांख्यिकी कहलाती है। ठीक है, अब आंकड़ों का प्रकार देखेंगे। आंकड़े का प्रकार क्या होता है? प्राथमिक आंकड़े होते हैं। ठीक है, प्राथमिक आंकड़े होते हैं, द्वितीयक आंकड़े होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या देखेंगे? प्राथमिक आंकड़े देखते हैं। जब कोई व्यक्ति खुद आंकड़े करता है, खुद अंकन करता है, अंकन प्राप्त करता है, तो क्या वो प्राथमिक आंकड़े हुआ। ठीक है, प्राथमिक आंकड़े को प्राप्त करने की विधियां देखते हैं। सबसे पहला क्या है? डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, सेकंड विधि क्या है? इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तीसरा क्या है? स्थानीय स्रोतों की सूचना को प्राप्त करना। चौथा क्या है? प्रश्नावली भरवाकर। और पांचवा क्या है? प्रगणकों द्वारा सूची भरवाकर।
हम प्राथमिक आंकड़ों को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह हम द्वितीय आंकड़े देखते हैं। द्वितीय आंकड़े क्या है? द्वितीय आंकड़े इन आंकड़ों को सरकार द्वारा भविष्य की योजनाओं के निर्माण में प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, क्योंकि आप पहले से प्रकाशित या अप्रकाशित हो चुके होते हैं। ठीक है, अब द्वितीय आंकड़ों को प्राप्त करने के लिए निम्न विधियाँ दिया गया है। ठीक है, तो कौन कौन सी विधियाँ दिया गया है? अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन दिया है। क्या दिया है? अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन दिया है। ठीक है, उसके बाद क्या है? दूसरा विधि क्या है? सरकारी प्रकाशन है। ठीक है, तीसरा विधि क्या है? अर्ध सरकारी संस्थाओं का प्रकाशन। चौथा विधि क्या है? व्यापारिक संस्थाओं का प्रकाशन है। ठीक है, और सबसे लास्ट क्या है? जो द्वितीय आंकड़ों को हम इस तरह प्राप्त कर सकते हैं, तो पांचवा विधि है पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन से हम क्या कर सकते हैं? हम पत्र पत्रिकाओं के द्वारा हम द्वितीय आंकड़ों को भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप सभी को गणित पेडागोजी का महत्वपूर्ण टॉपिक बताया हूँ तो आप सभी के लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। तो दोस्तों, टीच टू लर्न बाय भूमि सर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और क्या है, सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि मुझे बहुत सारी मोटिवेट मिलता रहे और आप लोगों के लिए नए नए विषय में नए नए जानकारी देता रहूं। अब आप सभी को मैं अब वीकली करेंट अफेयर्स भी देता रहूँगा और बीच बीच में वैकेंसी जो भी वैकेंसी आएगी, ठीक है, जो भी अदर राज्य हो या अपना राज्य हो, तो इसके बाद संबंधित मैं आप लोगों को सूचित करता रहूँगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ठीक है।